गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वो है 12 दिसंबर के न्यूज़ टुडे। ठीक है, विजन आई इसका। तो इसमें हाल ही में क्या हुआ है, जो भारतीय पतन विधेयक है 2020 इंडियन पोर्ट बिल 2020 इसको जारी किया गया। ठीक है, इसने किसको प्रतिस्थापित किया, मतलब किसकी जगह पे ये आया है? जो भारतीय पतन अधिनियम 1908 था। ठीक है, जो हमारे 12 मेजर पोर्ट थे, अगर हम इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री क्या है इसकी? पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री इसकी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए जो है इसमें न्यूज़ में क्या कहा गया है। जो ये विधेयक है, ठीक है, इसमें जो है इंडियन के जो भारत के जो पतन है, ठीक है, अगर हम पतन की बात करें, यहाँ पे हमारे जो है 12 मेजर पोर्ट है और 13वां अभी जो है सेटिंग अप किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें कौन से हैं? कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, इनौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मुर्मुगांव, मुंबई, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कांडला। ठीक है, इसके अलावा जो 13th है उसका नाम क्या है? वधावन। ठीक है, इसको भी अभी जो है सेटिंग अप, मतलब अभी इसे बनाया गया है। ठीक है, ये क्या है? 190 किलोमीटर JNPT महाराष्ट्र, 190 किलोमीटर है। ठीक है, जो 13वां पोर्ट है, ये 13 हमारे क्या है? मेजर पोर्ट हैं। अभी हाल ही में देखिए क्या किया गया है इन पोर्ट पे, जो इनके जो है प्रभावी बनाने के लिए इन पतनों को जो एक विनियमित और नियंत्रित करेगा, इनके लिए ये एक्ट जारी किया गया। विनियमित मतलब जो इसको रेगुलेट करेगा और जो इसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, इन पत्र और इन जो पतन है उनको ढांचागत प्रगति और सतत विकास को सुविधाजनक बनाया गया है। ढांचागत प्रगति क्या होता है? स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट होगी, और सतत विकास क्या होगा? जो सस्टेनेबल विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, मतलब ताकि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसका फ्यूचर में हमारी अगली जनरेशन भी यूज़ कर पाए। ठीक है, इससे इसको सतत विकास कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी जो है किसके अंदर ये जो है प्रोग्राम अभी जारी किया गया है, चलाया जाएगा, तो MPRA मतलब सेंट्रल मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, इसके अंदर जो भी राज्य के अंदर जो होंगे ना MPRA, उनके अंदर इसे रेगुलेट किया जाएगा, मतलब विनियमित किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय समुद्री पतन विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके एम की बात करें तो बेहतर और व्यापक विनियामक ढांचा, ठीक है, स्ट्रक्चरल जो वो होगा ना, रेगुलेटरी बॉडी होगी, उसका निर्माण करना। जिससे क्या होगा? अगर हमारा सब कुछ हमारा रेगुलेट होगा, स्ट्रक्चरल होगा सब कुछ, तो क्या होगा? ज़्यादा निवेश, उसमें अधिक निवेश सुनिश्चित होगा। ठीक है, ज़्यादा लोग जो हैं पैसा उसमें वो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस नए पतन के निर्माण और मौजूदा पतनों के प्रबंधन में सहायता मिलेगी। जो पहले से भी मौजूद है और जो नए पतन का निर्माण है, अगर हमारे पास पैसा आएगा तभी तो होगा, वो नए बनेंगे और जो हैं उनको भी अच्छे से जो है डेवलपमेंट किया जाएगा उनका। ठीक है, इसके अलग अगर इस विधेयक में अंतर्गत पतन क्षेत्र में किसी गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधि पर अंकुश लगाने। ठीक है, मतलब इसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इसके लिए जो भी प्रतिस्पर्धी गतिविधियाँ होगी उस पर अंकुश लगाने के लिए एक हमने इसमें क्या बनाया? दो वो बनाया, अधिकरण बनाया। एक तो समुद्री पतन अधिकरण और समुद्री पतन अपीलीय अधिकरण, मैरीटाइम पोर्ट एपेलेटे ट्रिब्यूनल, इनका गठन किया गया। ठीक है, ताकि इनमें जो है गैर प्रतिस्पर्धा ना रहे, प्रतिस्पर्धी बने रहे। इसके अलावा तटीय राज्य और जो केंद्रीय समुद्री पतन विनियामक प्राधिकरण जो MPR है, उसको क्या है? परामर्श से पतनों के सतत विकास हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पतन नीति, एक हमने इसके लिए नेशनल पोर्ट पॉलिसी भी तैयार किया। ठीक है, और नेशनल पोर्ट पॉलिसी तैयार किया तो इसके लिए हमें कोई प्लान भी तैयार करना होगा, तो MPR के अंदर ही हमने एक राष्ट्रीय पतन योजना, मतलब नेशनल पोर्ट प्लान, ठीक है, ये पॉलिसी है और उसके अंदर एक हमने प्लान भी तैयार किया है। उसके अलावा विधेयक में उन सभी जो भी नवीनतम जो सम्मेलन होंगे या जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे, उनको भारत जो है पहले से ही उनका एक पक्षकार है, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इन सब प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेंगे। इन सम्मेलन व प्रोटोकॉल पत्तनों की जो है सुरक्षा बढ़ाएंगे, इससे उनका संरक्षण होगा, प्रदूषण पर नियंत्रण रहेगा। ठीक है, प्रदर्शन मानकों और स्थिरता भी जो है सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त करेंगे, जिनसे जितने भी ये प्रोटोकॉल्स हैं या फिर जो भी नवीन सम्मेलन में जो भारत भाग लेता है। ठीक है, हाल ही में मंत्रालय ने भारतीय पोत परिवहन उद्योग के विकास को भी बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, दो बिल भी पास किए गए हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। जो पोर्ट्स हैं, हमारे इंडियन पोर्ट्स हैं, कौन से बिल हैं? मर्चेंट शिपिंग बिल 2020, मतलब जो पोत परिवहन विधेयक है, और तटीय नौवहन विधेयक 2020। ठीक है, इनको प्रारूप भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? तो नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है? भारत और जो उज्बेकिस्तान है ना, उसके बीच जो है 9 समझौतों, 9 जो है अलग-अलग, उसमें जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, सामुदायिक विकास योजना और वस्तुओं की आवाजाही की जानकारी साझा करने के सहित कई क्षेत्रों में बड़े-बड़े समझौते हुए। ठीक है? अच्छा, जो मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है? तो इसकी 5 जो है जो
शेयर करती हैं वो कंट्री, आपको उनके नाम बताने। एक तो आपको ये भी दिख रहा होगा वैसे, कजाकिस्तान, ठीक है, ये कैस्पियन सी है, और उज्बेकिस्तान टच करता है, ये लैंडलॉक सी है, ठीक है। इसका आपको नाम बताना है, इस सी का नाम क्या है, जो कि सिर्फ इसमें कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच पे है, ठीक है। इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। इसका आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो अभी उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में 9 बड़े समझौते हुए हैं, ठीक है, इन एरियाज़ में। और मध्य एशिया क्षेत्र में भारत के हितों को आगे बढ़ाने के लिए उज्बेकिस्तान एक महत्वपूर्ण देश होगा, ठीक है। ये एक मध्य एशिया का काफ़ी महत्वपूर्ण देश होगा। इसके लिए क्या है, क्षेत्र का महत्व क्या है, सबसे पहले संपर्क। मध्य एशिया क्षेत्र यूरेशिया महाद्वीप के केंद्र में स्थित है, ठीक है। ये जो है मध्य एशिया, वो यूरेशियन महाद्वीप है, जो पूरा यूरेशिया का जो महाद्वीप है, यूरोप प्लस एशिया, इनके दोनों के बीच के केंद्र में स्थित है। इस प्रकार भारत को यूरोप से संपर्क स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। आर्थिक अवसर क्या है, यहाँ पे जो है बड़े बड़े उसके जो है लोह अयस्क, कोयला, तेल, गैस, स्वर्ण, सीसा, जस्ता, मोलिब्डेनम, यूरेनियम आदि जो है समृद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम जो है इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे अवसर होंगे, ठीक है। और ऊर्जा सुरक्षा क्या है, और ऊपर से क्या देखिए, यहाँ पे जो है ये काफ़ी बड़ा एक विशाल उपभोक्ता बाजार भी है। भारत इसमें जो है इन्वेस्ट, जो अपना सामान, बना हुआ सामान है, वो आराम से यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा के लिए क्या है, ऊर्जा सुरक्षा। मध्य एशिया क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रचुर संसाधन भी उपलब्ध है, ठीक है। ये भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। उसके अलावा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना। इस क्षेत्र में क्या है, अस्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ भारत की जो विदेशी परियोजना है, जो तापी है, ठीक है। टी से क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, ठीक है। ये एक पाइपलाइन है जो कि बताया जा रहा है कि ये पर ईयर 2021 से जो है ये लागू हो जाएगी, और जो कि पर ईयर जो है 33 बिलियन क्यूबिक मीटर का नेचुरल गैस जो है देशों में, विभिन्न देशों में, चारों देशों में ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। तो बस यही था। और उसके बाद चुनौती की अगर हम बात करें, तो चुनौती क्या है, जो चीन का बढ़ता प्रभाव है, जो वन बेल्ट एंड वन रोड जो इनिशिएटिव है, और वह पहुंच का अभाव भी हो रहा है, क्योंकि भारत की सीमाएं इससे टच नहीं करती, ठीक है, मध्य एशिया के क्षेत्र से संलग्न नहीं है। इस क्षेत्र की घरेलू चुनौतियां जो है, धार्मिक उग्रवाद, अधिनायकवादी शासन, आतंकवाद, इससे भी जो है समस्याओं में वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देखिए, जो विश्व में मृत्यु के शीर्ष जो 10 कारण हैं, 10 कारणों में से 7 जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गैर संचारी रोग से संबंधित है। मतलब जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, उनसे संबंधित है, ठीक है। जैसे कोरोना है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा, ठीक है। तो जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने अभी रिपोर्ट जारी की है, वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान, मतलब जो ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेशन है, उसके अनुसार जो है 2019 में वैश्विक स्तर में 74% जो मृत्यु हुई है वो इसी से हुई है, NCD से, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, ठीक है। अन्य निष्कर्ष इसके अलावा क्या निकाले गए, जो विगत 20 वर्षों से जो हृदय रोग विश्व भर में मृत्यु का प्रमुख कारण रहे हैं, जो हार्ट डिजीज़ होती है, वो 16% इसी से मरते हैं मैक्सिमम, ठीक है। हालांकि विश्व स्तर पर संचारी रोग से होने वाली मृत्यु में गिरावट हुई है, विश्व स्तर में इसमें कमी हुई है, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। तथापि वे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ठीक है। जिनकी हाई है, जो आय है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 2000 में जो है 67 वर्ष जो है एवरेज एज थी, जो कि बढ़कर 2019 में 73 वर्ष हो गई है, ठीक है। वैश्विक औसत के साथ जीवन काल में वृद्धि हुई है। इसके अलावा विश्व स्तर पर दिव्यांगता, मतलब जो हैंडीकैप होते हैं, उसमें वृद्धि हो रही है। NCD को वस्तुतः दीर्घावधि के चिरस्थायी रोगों के रूप में जाना जाता है। जो क्रोनिक डिजीज़ है, जो चिरस्थायी रोग, ये क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अभी 20 साल 25 साल का है, ठीक है, उसको हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, तो वो क्या होगी, टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, है ना, 40 साल 50 साल में मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्रोनिक होते जो बढ़ती जाती है, जैसे कोई बीमारी हो, मान लीजिए बुखार या थोड़ी बड़ी बीमारी भी ले लीजिए, वो अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है, पर क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है, वो बढ़ती जाएगी टाइम के साथ। ये आनुवंशिक, शारीरिक, जो आपका जीन्स है उस पर डिपेंड करेगी, जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या आप कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, पर्यावरण और व्यवहार संबंधी कारणों के संयोजन का परिणाम है, ठीक है। मान लीजिए आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप जो है मान लीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, ठीक है, पर सेकंड, थर्ड, किसी का फोर्थ भी है, ठीक है, तो उसमें क्या कीजिए आप, जो सेकंड अटैम्प्ट वाले हैं, वहाँ से एटलीस्ट 20 मिनट पर डे कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे जो आपको स्वेटिंग हो, आपको पसीना बहे, ठीक है। इससे आप अच्छा फील करेंगे। अगर आप 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बोरियत भी फील होने लग जाती है, ठीक है। तो एटलीस्ट 20 मिनट्स या आधा घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है। इससे जो है
दिन भी हमारा फ्रेश रहता है, शाम को सुबह जब मन करे। ठीक है, उसके अलावा एनसीडी के मुख्य जो प्रकार है वो हृदय संबंधी रोग है, हार्ट से रिलेटेड है, कैंसर, चिरस्थायी श्वसन है, जो क्रोनिकल जो अस्थमा हो जाता है जैसे। ठीक है, दीर्घस्थायी प्रतिरोधी प्लोनोमरी रोग है, जो फेफड़े संबंधी होते तथा अस्थमा तथा मधुमेह से संबंधित है। ठीक है, उसके अलावा एनसीडी के लिए शारीरिक निष्क्रियता, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या अस्वास्थ्यकर आहार जो है, जैसे फल सब्जियां, मोटे अनाज के अल्प मात्रा या नमक वसा की उच्च मात्रा का सेवन। उसके अलावा तंबाकू और कोई जो हानिकारक पेय है, शराब का यूज़ करना, उसके लिए भी मुख्य जो है कारण है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, तो नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो आईटी जो मंत्रालय है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसने 3D मुद्रण नीति की योजना बना रहा है। ठीक है, 3D मुद्रण नीति क्या है, देखिए इस नीति में क्या है, जैसे कि आप कंप्यूटर पे कोई भी कमांड देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पोर्ट बना रहे हैं, इसकी कमांड देते हैं आप। ठीक है, तो आपने एक बार 3D उसका स्ट्रक्चर तैयार करके जो है कंप्यूटर में फीड कर दिया इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से फीड कर दिया, पहले बनाया फिर फीड करके, और फिर सीधा 3D प्रिंटर में उसे कमांड दे दी। उसके बाद जो है आपको जितनी यूनिट चाहिए, बस आप नंबर ऑफ़ यूनिट जो है टाइप करिए, और आपके सामने जो भी आपको चाहिए होगा उसकी 3D पूरा ऑब्जेक्ट आपके सामने तैयार हो जाएगा। ठीक है, इससे जो हमारे पारंपरिक जो स्रोत है उससे हम जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है उसमें इतना इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहे थे, पर इससे क्या होगा, डायरेक्ट कंप्यूटर से आप जो है फैक्ट्रीज़ लगाइए और सीधा सामान को बनाते जाइए। ठीक है, जो 3D मुद्रण है, जो 3 आयामी जो भी फिगर्स होंगे, उनको योज्य जो एडिटिव जो विनिर्माण है, जो उनका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके डिज़ाइन, विकास एवं उपयोग के लिए अनुकूल परिवेश विकसित करने में सहायता करेगा। ठीक है, विश्व स्तर पर 3D मुद्रण और योज्य विनिर्माण का बाजार वर्ष 2024 तक जो है, 2024 तक 4 साल बाद तक $34.8 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यह नीति एक औद्योगिक पैमाने पर 3D मुद्रण को बढ़ावा देगी इस नीति से। ठीक है, और घरेलू कंपनियों को तकनीकी और आर्थिक बाधाओं को निवारण करने में मदद करेगी। ठीक है, जो घरेलू कंपनियों को वो भी इसका यूज़ करने लग जाएगी, तो उनकी टेक्निकल दिक्कत खत्म हो जाएगी, और पैसा जो है बाद में मिलेगा तो उससे आर्थिक दिक्कत भी खत्म होने लग जाएगी। इससे ये कंपनियां अमेरिका और चीन जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों के लिए सहायक और अनुषंगी सुविधाओं का निर्माण कर सकेगी। अनुषंगी मतलब जो नेसेसरी जो सुविधाएं होंगी, नेसेसरी उसकी सुविधाओं का निर्माण कर सकेगी। 3D मुद्रण या योज्य विनिर्माण में वस्तुओं को आद्य रूप का व क्रियाशील प्रतिरूपों के सृजन हेतु कंप्यूटर सहायता डिजाइनिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आद्य रूप मतलब जो इमेजिन करेंगे हम उसका। ठीक है, उनके प्रतिरूपों के सृजन हेतु कंप्यूटर सहायक डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर व मृतिका जैसे पदार्थों की क्रमिक परतों का निर्माण किया जाता है। सॉफ्टवेयर की सहायता से क्या किया जाता है, मुद्रित किया जाता है, तथा जाने वाला प्रतिरूप सर्वप्रथम कंप्यूटर द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में से 3D हम जो है इमेज में डेवलप कर देते हैं। इसके उपरांत 3D प्रिंटर को निर्देश दिया जाता है। 3D मुद्रण सब्ट्रैक्टिव मतलब जो पारंपरिक विनिर्माण के विपरीत है। जो पारंपरिक हम निर्माण करते थे, जिसमें एक मिलिंग मशीन से धातु या प्लास्टिक के टुकड़ों को काटा या खोखला किया जाता था। ठीक है, ऐसे उत्पादों के लिए अनुप्रयोग क्षेत्र चिकित्सा, किस क्षेत्र में मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी चिकित्सा के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, संबंध क्षेत्र जो भी होगा चिकित्सा से, ऑटोमोबाइल्स या सहायक ऑटो व मोटर के जो स्पेयर पार्ट होते हैं उनको बनाने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इन सब में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो अन्य जो छोटी मोटी न्यूज़ आती है। ठीक है, तो जो पहली न्यूज़ है वो है एशिया प्रशांत वैक्सीन पहुंच पहल। ठीक है, जो एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVX, इसके अंतर्गत क्या कहेंगे, इसके अंतर्गत जो ADB बैंक है, हमने जो है इसके बारे में कल पढ़ा था। ठीक है, इसके बेसिक जो थे वो कल हमने पढ़े थे। एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आरंभ की गई जो है 9 बिलियन अरब डॉलर की एक स्कीम है। यह पहल अपने विकासशील सदस्य देशों के कोविड-19 टीकाकरण की खरीद और वितरण में मदद करेगी। ठीक है, इस सुविधा में क्या है, जो अंतर्गत शीत श्रृंखला भंडारण जो है, जैसे कि अभी वो फाइक्सिन जो वहाँ पे USA में है, वो -70 डिग्री टेम्परेचर में जो है उसका स्टोर कर सकते हो उसे, है ना। तो उसके लिए शीत श्रृंखला भंडारण और परिवहन, वाहन सुविधा, वितरण अवसंरचनाओं, प्रसंस्करण जो उसको प्रोसेस करने की सुविधा भी शामिल है। ठीक है, APVX के 2 घटक हैं। कौन से घटक हैं, महत्वपूर्ण टीका निदान
टीकों की खरीद हो, टीकों का परिवहन हो और जल्दी से जल्दी मतलब तीव्र प्रतिक्रिया घटक रैपिड रिस्पॉन्स कंपोनेंट हो उसमें। क्षमता निर्माण के लिए क्या है, सफल वितरण भी हो। क्षमता निर्माण तो हो ही, क्योंकि जैसे इंडिया जैसे बड़े देश में क्षमता निर्माण तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। उसके अलावा सफल वितरण भी तेज़ी हो। आपूर्ति और टीकों के प्रशासन की दिशा में एक प्रणालीगत निवेश हेतु मतलब परियोजना निवेश घटक, जिसमें हम जो है निवेश करने के लिए कोई भी आगे आकर आराम से उसमें निवेश कर सके। इसके अलावा प्रतास द्वीप है, ठीक है, जो कि ताइवान के उत्तर में पड़ते हैं प्रतास द्वीप। इसका अनदर नाम क्या है, डोंगशा द्वीप। प्रतास द्वीप को दक्षिणी साउथ चाइना सी में एक विवादास्पद बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। इसे डोंगशा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप जो है ताइवान के अधिकतर क्षेत्र के साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित है। हाल ही में विशेषज्ञ द्वारा प्रतास द्वीप पर नियंत्रण हेतु एक संभावित चीन हमले को लेकर अत्यधिक चिंता प्रकट हुई है ना। चाइना क्या है, जितने भी यहाँ द्वीप पड़ते हैं उसके साउथ चाइना सी पे उन पे जो है अधिकार करने के लिए मैक्सिमम लड़ता ही रहता है सभी जो वहाँ के आसपास के देश हैं, ठीक है। यदि चीन द्वारा प्रतास द्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है तो इस द्वीप को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के जहाज़ों एवं विमानों को प्रशांत महासागर से दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करने के दौरान निगरानी हेतु उपयोग किया जा सकता है ना। वहाँ पे यहाँ पे अपना पोर्ट बना के और जो अलग अलग देशों के जो जहाज़ वगैरह आते हैं उन पर निगरानी के लिए इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, शहतूत बांध। ये हमने कुछ दिन 3-4 दिन पहले भी देखा था, ठीक है। अफगानिस्तान में जो है भारत द्वारा बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान में मैदान नदी पे, ठीक है। नदी का नाम क्या है, मैदान नदी है। लाभ क्या है, ये सिंचाई की सुविधा पर, सॉरी एक सेकंड देखिए, ये हमने जो है पहले भी बनाया था, मतलब पहले भी पढ़ा था। इसमें क्या, अफगानिस्तान में जो है मैदान नदी पर भारत द्वारा एक जो है बांध बनाया जा रहा है, शहतूत बांध। तो इसका क्या है, यह सिंचाई की सुविधा तथा काबुल शहर में लगभग 2 मिलियन लोगों को पेयजल की आपूर्ति प्रदान करेगा। साथ ही काबुल और उसके आसपास के क्षेत्र में पेयजल हेतु प्रयुक्त जल के पुनर्भरण में मदद करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना PM स्वनिधि जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था, जो है 10,000 रुपये तक दिया गया था। जो वो थे ना जो स्ट्रीट वेंडर्स थे और पथ विक्रेता, इनको जो है 10,000 की आजीविका दी गई थी। इसको आवासन और मंत्रालय, इसका मंत्रालय कौन सा, इसको जो लागू करा है उसको आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसके द्वारा इसको PM स्वनिधि योजना को लागू किया गया। को लाभार्थियों और उनके जो परिवार है उसके आर्थिक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों के समग्र आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए जो सेंट्रल जो योजना थी ना जितनी भी इनको उनसे विस्तारित कर दिया गया, उनमें जोड़ दिया गया। मतलब PM स्वनिधि योजना की शुरुआत कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स और जो पथ विक्रेता थे उनको अपनी आजीविका को पुनः प्रारंभ करने के में सहायता प्रदान करने हेतु किया गया था, ठीक है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आजीविका को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया गया था। इसके अलावा हाल ही में क्या हुआ है जो वो है ना हमारा युवा गणितज्ञों को जो रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है वो मैक्सिमम अभी तक भारत के लोगों को दिया गया, पर इस बार क्या है, फर्स्ट टाइम वो ब्राज़ील के जो गणितज्ञ है डॉक्टर कोरोलिना अरूजो, इनको दिया गया अपनी एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के लिए, बीजगणित ज्यामिति के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2020 का पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर कैरोलिना का पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर भारतीय हैं, ठीक है। यह पुरस्कार 2005 में प्रदान किया जाना शुरू किया था। जो भी 45 वर्ष से कम की आयु के जो शोधकर्ता होते हैं उनके गणित के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगर इनकी बात करें, श्रीनिवासन रामानुजन जो है इनकी स्मृति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी अगर बात करें, इन्होंने जो है इलिप्टिकल फंक्शन, कंटिन्यू फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज़ और एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। उसके बाद अगली न्यूज़ क्या है, भारत का स्वदेशी RNA टीका, ठीक है। जो हमारा ये स्वदेशी mRNA टीका है जो कि HGC Co-19 इसके द्वारा इसको दिया जा रहा है। ये कहाँ की कंपनी है जिसने ये बनाया, ये पुणे स्थित जेनोवा कंपनी है, ठीक है। और इसके में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो DCGI है द्वारा मनुष्यों पर जो है प्रथम और द्वितीय चरण को के चिकित्सीय परीक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। यह टीका ये देख लिया हमने। उसके अलावा mRNA टीका जो है वायरस के संश्लेषित RNA के माध्यम से शरीर में प्रोटीन बनाने के आणविक निर्देशों का उपयोग करेगा, ठीक है। इतना सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप सिंपल ये याद रखिए जो mRNA है वो जो है प्रोटीन शरीर को रोग के विरुद्ध
प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने में सक्षम करेगा। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी जो ये होती है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और बाकी तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।